जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों, हम लोगों ने इतिहास की एक नई श्रृंखला शुरू करी है जिसमें हम लोग इतिहास का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले भाग में हम लोगों ने इतिहास का परिचय देखा था। अब दोस्तों, अब इसका अगला भाग है। दूसरी वीडियो, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे, मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस श्रृंखला में सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे मानव की उत्पत्ति एवं विकास। अधिकांश विद्वानों का यह मत है कि आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व या इससे भी पूर्व प्राइमेट्स, नर वानर, प्राइमेट्स क्या है दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे। अभी इसको आप नर वानर मान के चलिए, ऐसे ही प्राणी का जन्म हुआ जो मानव के समान था। धीरे धीरे ये प्राणी वृक्ष से उतरकर अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर चलना सीख गए और पृथ्वी पर ही रहने लगे। इनका जीवाश्म भारत में नहीं मिले हैं, मतलब इनके प्रागैतिहासिक काल के मनुष्यों के जीवाश्म भारत में नहीं प्राप्त हुए हैं। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत हिमाद्री हिम परिवर्तन ग्लेशियरन काल में पाया गया है। ग्लेशियरन काल दोस्तों आज अभी हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा ग्लेशियरन काल किस काल को कहा गया है। हमारे संचय से मिलने पत्थर और औजार मिले हैं जिसका कार्य भी लगभग 2,50,000 वर्ष पूर्व रखा जा सकता है। दोस्तों, इसमें एक जिक्र आया प्राइमेट्स का। प्राइमेट्स क्या थे? प्राइमेट्स का अर्थ नर वानर है, जिसके अंतर्गत बंदरों, लंगूरों, वनमानुषों तथा इसके स्तनधारी जीवों को शामिल किया गया है। प्राइमेट्स से ही आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ऐसे प्राणी जो आज से 80 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में निवास करते थे। दोस्तों, ये प्राइमेट्स की परिभाषा है। इसके बाद में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल में जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार मानव की उत्पत्ति और भी पहले 10 लाख वर्ष पूर्व रखी जा सकती है। मतलब मानव 14 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति के साक्ष्य हम लोगों को महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से मिले हैं। ध्यान देने की बात है दोस्तों, हम लोगों को सिर्फ स्थल के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, ना कि कोई मानव का फॉसिल मिला है। ठीक है, तो इसको क्योंकि हम लोगों को भारत में कोई भी मानव का फॉसिल नहीं प्राप्त हुआ है पूरा पाषाण काल का। ज्ञातव्य हो कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में बाद में मानव बसे, यानी कि 14 लाख वर्ष पूर्व का अगर भारत में साक्ष्य है तो अफ्रीका में इससे पहले मानव बसा होगा, तब यहाँ भारत में 14 लाख वर्ष पूर्व इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद में इसी तरह विकसित हुआ। सेम वही चीज़ दोस्तों कि अफ्रीका में उसके पहले विकास हुआ मानव का, फिर भारत में हुआ। जिस काल की जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रमाणिक साधन उपलब्ध हैं, इसे विद्वानों ने ऐतिहासिक काल नाम दिया। दोस्तों, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध है, और जिसकी प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों एक प्रमुख तथ्य है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन थे? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रूस फ्रूट ये प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने वर्तमान तमिलनाडु के चिंगलपुट जिला में पल्लवरम नामक पुरास्थल पर 30 मई 1863 को लेटेराइट मिट्टी के जमाव से हस्तकठार खोज निकाला था। हस्तकठार दोस्तों एक्स को कहते हैं, कुल्हाड़ी खोज निकाली थी। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व जनक कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस को। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट ब्रूस का जन्म 1834 इंग्लैंड में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से जुड़े और कोलकाता में 1912 में इनका निधन हो गया। ये दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस थे, जिन्हें प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण खोज हम लोग जिसका अध्ययन कर लें, मानव की नई प्रजाति के विशेष। यह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित राइजिंग स्टार गुफा से प्राप्त हुआ है। यह 10 सितंबर 2015 को मिला है। ये संभवतः 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में रहते होंगे जिनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों एक विशेष बात यह है कि इनकी जो खोपड़ी है वो बिल्कुल आधुनिक मानव जैसी है। जो इसकी खोपड़ी का जो कंकाल प्राप्त हुआ है वह बिल्कुल आधुनिक मानव जैसा है।
इसकी कलाई और हथेली भी बिल्कुल आधुनिक मानव की तरह है। यह काफ़ी कुछ आधुनिक मानव से मिलता जुलता था, लेकिन यह था 30 लाख वर्ष पहले का, इसलिए यह खोज थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग देखेंगे आधुनिक मानव का क्रमिक विकास। ठीक है दोस्तों, इसे 6 क्रम में हम लोग देख सकते हैं, 6 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि यह 6 बार में मतलब विकसित हुआ। तो जो इसका पहला सबसे एंशियंट पार्ट था, जो सबसे कम डेवलप मनुष्य था, वो था होमोनिड्स, जो प्लेस्टोसीन युग हिमकाल में आया आया और इसके बाद में इसका जो जन्म स्थल है वो अफ्रीका था, जो अर्ध-उत्थान मुद्रा में चलता था। अर्ध-उत्थान मतलब घुटनों के बल चलता था। इसके बाद में इनसे रामापिथेकस नाम दिया गया। ठीक है, होमोनिड्स रामापिथेकस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों है लोपिथेकस। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यह वानर मानव जो सीधा चलता था। ये दोस्तों सीधा दक्षिण मानव की भी संज्ञा दी गई। सीधा चलता नहीं था, सीधा खड़ा हो सकता था, सीधा चलने में सक्षम था, लेकिन ये चलता भी अभी भी घुटनों के ही बल था, इसलिए इसे अभी ये इतना डेवलप नहीं हुआ था। इसे प्रोटो मानव या अधमानव कहते हैं, लेकिन यह सीधा खड़ा होने में सक्षम हो गया था, इसलिए इसकी ये उपलब्धि थी। इसके बाद में थर्ड है दोस्तों होमो हैबिलिस। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम वास्तविक मानव जिन्होंने पत्थर के औजार के रूप में प्रयोग किया। इसे कारीगर मानव भी इसीलिए कहा गया क्योंकि इसने पत्थरों का औजार बनाना सीख लिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट है होमो इरेक्टस, जिसे सीधा खड़ा होकर चलने वाला मनुष्य भी कहा गया। अब दोस्तों ये होमो इरेक्टस था, यह पूर्णतः सक्षम था सीधा होकर के चलने में। इसे पिथिकाथ्रोपस इरेक्टस भी कहा गया, सीधा खड़ा होकर के खड़ा होने वाला वानर मानव कहा गया। यह पत्थर का हस्त कुठार हैंड एक्स बनाने में सक्षम हो गया था, और इसने अग्नि का निर्माण भी कर लिया था, अग्नि का आविष्कार भी कर दिया था। भारत में नर्मदा नदी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल, जगह बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नर्मदा नदी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल के साक्ष्य मिले हैं, जो होमो इरेक्टस के हैं, जो सीधा खड़ा होकर के चल सकता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट है इसका होमो सेपियंस निएंडरथल। ठीक है दोस्तों, होमो सेपियंस निएंडरथल जर्मनी के निएंडरथल घाटी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। इसको मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला मानव कहा जाता है। यह इतना बुद्धिमान मनुष्य हो गया था कि यह अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने लगा था, इसलिए इसे बुद्धिमान मनुष्य की संज्ञा दी गई है। इसे होमो सेपियंस निएंडरथल, साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस निएंडरथल है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे विकसित मनुष्य आज के जैसा, ये होमो सेपियंस कहलाता है। और यह जो सर्वप्रथम फ्रांस के शिलाश्रय से प्राप्त हुए कंकाल साक्ष्यों पर क्रोमैग्नन कहा गया। इसे गुफा चित्रकारी व हाथी दांत की छोटी मूर्तियां बनाने में निपुण हो चुका था, ये हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखा आधुनिक मानव तक विकास के 6 क्रमों में विभाजित मनुष्यों को देखा हमने कि वानर कैसे मनुष्य के रूप में डेवलप हुआ। पहला होमोनिड्स, दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तीसरा है दोस्तों होमो हैबिलिस, चौथा है होमो इरेक्टस, पांचवा है दोस्तों होमो सेपियंस निएंडरथल, और छठवां है होमो सेपियंस। ठीक है दोस्तों, एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। होमोनिड्स, पहला है होमोनिड्स, दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमोनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन निएंडरथल, होमो सेपियंस। ठीक है दोस्तों, एक बार और आखिरी बार देखते हैं। होमोनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन निएंडरथल और होमो सेपियंस। बहुत आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों, एक बार अगर हम लोग मन से इसको याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया आधुनिक मानव का विकास क्रम। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास। ठीक है दोस्तों, इसे भी हम लोग 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पृथ्वी का जो भौगोलिक इतिहास है, इसे हम लोग प्रमुखतः 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है कैम्ब्रियन पूर्व युग। ठीक है दोस्तों, पहला है कैम्ब्रियन पूर्व युग, दूसरा है पैलियोजोइक युग, और तीसरा है मेसोजोइक युग, और चौथा है सीनोजोइक युग। ठीक है दोस्तों, पहला है कैम्ब्रियन युग, दूसरा है पैलियोजोइक युग, तीसरा है मेसोजोइक युग, चौथा है सीनोजोइक युग। ठीक है, इसे 4 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं दोस्तों। इसके नाम हमें याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला है कैम्ब्रियन पूर्व युग, दूसरा है पैलियोजोइक युग, तीसरा है जोइक युग, चौथा है सीनोजोइक युग। ठीक है दोस्तों,
इसे प्रमुखतः 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसके कुछ सब पार्ट भी हैं। जैसे पहला है कैम्ब्रियन पूर्व युग। इसका कोई सब पार्ट नहीं है, यह अपने में स्वतंत्र है। और दोस्तों इसमें पृथ्वी का जन्म यहीं से माना जाता है कि यहाँ पर इस युग में पृथ्वी का जन्म हुआ और पुरानी चट्टानों का जन्म हुआ। दूसरा है पैलियोजोइक युग, जिसमें सर्वप्रथम कैम्ब्रियन युग आता है, जिसमें भारतीय विघ्न व धारवाड़ की चट्टानों का उदय हुआ। इसके बाद में ऑर्डियोवेशियन युग आता है, जिसमें मेरुदंड जीवों का विकास हुआ। तीसरा है सिल्यूरियन, जिसमें फेफड़ों वाले जीव या मछलियों का जन्म हुआ। दोस्तों जैसे हम लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं, वैसे मछलियाँ गिल्स से सांस लेती हैं। तो जो गिल्स या फेफड़ों वाले जीव थे वो इसी काल में, सिल्यूरियन काल में, जिनका उदय हुआ। इसके बाद में डिबोनियन आता है, जलीय व जलीय जीवों का उदय। इसके बाद में कार्बोनीफेरस, ये बहुत दोस्तों इम्पोर्टेंट है। कार्बोनीफेरस, इसमें रीढ़ की हड्डी वाले जंतु का उदय हुआ, वह कोयला युग इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी वाले मनुष्यों जंतुओं का उदय और कोयला युग भी इसी को कहा जाता है। पार्मियन युग आता है, जिसमें आधुनिक कीटों का आगमन हुआ। पार्मियन युग में आधुनिक कीटों का आगमन हुआ। दोस्तों पैलियोजोइक युग यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद में दोस्तों आता है मेसोजोइक युग। मेसोजोइक युग में सर्वप्रथम होता है ट्रियासिक। मेसोजोइक युग में सर्वप्रथम होता है ट्रियासिक, जिसमें रेंगने वाले कीड़ों का काल जिसे कहा जाता है। रेंगने वाले कीड़े, इसमें उत्थान हुआ उसमें। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों इसका जुरासिक युग। आप सब जानते हैं जुरासिक युग में डायनासोर की उत्पत्ति हुई, जिस पर पिक्चर भी एक बन चुकी है, जुरासिक पार्क, एक मूवी बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है क्रिटेशिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डायनासोर की विलुप्ति इसमें होती है इस काल में, क्रिटेशिया में। दोस्तों जुरासिक तो सबको पता होता है, डायनासोर की उत्पत्ति, लेकिन इनका विलुप्त किस काल में हुआ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिटेशिया युग में। ठीक है दोस्तों, तो मेसोजोइक युग को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ट्रियासिक युग, जिसमें रेंगने वाले कीड़ों का काल कहा गया। इसके बाद में जुरासिक युग, डायनासोर की उत्पत्ति। क्रिटेशिया, जिसमें डायनासोर की विलुप्ति हुई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिनोजोइक काल में। सिनोजोइक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 2 सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है टर्शियरी, दूसरा है क्वाटरनरी। टर्शियरी आपने सुना होगा, टर्शियरी चट्टान, टर्शियरी काल की चट्टान, तो ये वही टर्शियरी है, टर्शियरी काल। इसके बाद में आता है क्वाटरनरी काल। तो टर्शियरी काल को हम लोग, टर्शियरी सब पार्ट को हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पैलियोसीन, जिसमें छोटे स्तनपायी चूहों का जन्म हुआ। इसोसीन, जिसमें खरगोश, गैंडा, सूअर का उदय हुआ। ओलिगोसीन, जिसमें मानव समान मनुष्य का जंतु का जन्म हुआ, लेकिन मानव का जन्म अभी नहीं हुआ था। मायोसीन, जिसमें वन मानुष का उदय हुआ, ये कुछ मानव जैसा था। पियोयोसीन में आरंभिक मानव के पूर्वज उत्पन्न हुए। पियोयोसीन से मानव आना प्रारंभ हो गया था, मतलब मानव जैसा दिखना मनुष्य प्रारंभ हो गया था। इसके बाद में आता है दोस्तों प्लीटोसीन युग, जिसको हम लोग अभी ऊपर, जिसका हम लोगों ने अभी अध्ययन किया। प्लीटोसीन युग, आदि मानव, बिल्कुल मानव जैसा मानव आ गया था, रामापिथेका जिसे कहा गया, जिसका जन्म अफ्रीका में हुआ था। दोस्तों इसके बाद में आता है होलोसीन, जो आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जिस काल में जन्म हुआ। दोस्तों एक प्रमुख बात और है, भारत में पाषाण युगीन सभ्यता का जो विस्तार है वो प्लीस्टोसीन युग से ही हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास, और हम लोगों ने देखा कैम्ब्रियन पूर्व युग, पैलियोजोइक युग और मेसोजोइक युग, सीनोजोइक युग को। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इसका पूरा अध्ययन कर लिया। इसके बाद में एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे प्लीस्टोसीन युग में हिमयुग भी लिखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि इस समय हिमयुग आया था पृथ्वी पर। पृथ्वी पर दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमयुग कई बार आया है और कई बार आगे भी आता रहेगा। जो आखिरी हिमयुग आया था दोस्तों, वो आया था आज से लगभग 20,000 साल पहले, और लगभग 12,000 साल पहले तक चला, यानी कि 8,000 वर्ष तक हिमयुग रहा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आज भी पृथ्वी पर है, अंतिम चरण में है, क्योंकि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर अभी भी बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें जमी हुई हैं। इसलिए उनका यह मानना है कि हिमयुग पृथ्वी से धीरे धीरे जा रहा है अभी, और फिर आगे भविष्य में, निकट भविष्य में अवश्य आएगा। और दोस्तों जब हिमयुग आता है तो उत्तर भारत पे काफ़ी सिर पे हिमानियों की मोटी मोटी परत हज़ारों साल तक ढकी रहती है। इसका मतलब ये दोस्तों कि जहाँ उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे होंगे, उस समय पहले कभी यहाँ पर बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें बिछी होंगी। मकानों से भी ऊंची ऊंची चादरें बर्फ़ की यहाँ पर बिछी होंगी। मिट्टी हम लोग नहीं देख सकते होंगे उस समय, जब जिस समय हिमयुग आया था। हम लोगों का अस्तित्व भी नहीं था दोस्तों उस समय। इसके बाद में दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल का विभाजन। इसे हम लोग 2
प्रकार से समझ सकते हैं। पहला है पाषाण काल, पाषाण युग के आधार पर। दूसरा है धातु युग के आधार पर। दोस्तों पाषाण युग के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। पुरापाषाण का जो दोस्तों खोजकर्ता माना गया है वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को माना गया, जिसका हम लोगों ने अध्ययन पूर्णतः किया। इस काल में मनुष्य आखेटक व संग्राहक का था, इसलिए इसे आखेटक व संग्राहक काल कहा गया। इसमें जो आवास था वो शैलावास था। पत्थरों का जो घर बना लेते थे मनुष्य अपने रहने के लिए, उसे शैलावास की संज्ञा दी गई है। मध्य पाषाण काल में दोस्तों इसके जो खोजकर्ता थे वो जॉन इवांस थे, और इस समय जो मनुष्य था वो आखेटक और पशुपालक था। मतलब वो पशुपालना उसने सीख लिया था नव मध्य पाषाण काल में। और इसका जो आवास हुआ करता था वो नदी के तट पर कहीं रहा करता था, ताकि उसे पानी के लिए बहुत अधिक दूर भटकना ना पड़े। इतना समझदार हो गया था। नवपाषाण काल दोस्तों नवीन पत्थर युग जिसे कहा गया है, इसके खोजकर्ता डॉक्टर प्राइमसोज हैं। इसके खोजकर्ता डॉक्टर प्राइमसोज हैं। यह प्रथम खाद्य उत्पादक यानी कृषि करने वाला और पहिए व कृषि का आविष्कारक था। प्रथम खाद्य उत्पादन और पहिए का इसने आविष्कार किया था दोस्तों। यह काफ़ी समझदार मनुष्य था। आवास इसका गर्त स्थायी अधिवास, मतलब स्थायी घर बनाकर रहने लगा था, और घर बनाकर रहने लगा था दोस्तों। इसके बाद में इसके जो खोज करता है वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो है पुरापाषाण काल के जो खोज करता है वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है। इसके बाद में दोस्तों मध्य पाषाण काल के जो खोज करता है वो जॉन इवांस है। इसके बाद में नव पाषाण काल के जो खोज करता है वो डॉक्टर प्राइमरोज हैं, डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है दोस्तों, इस तरह इन तीनों के हम लोगों ने खोजकर्ता और इन तीनों का काल देख लिया। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने देखा प्रागैतिहासिक काल का पाषाण युग के हिसाब से विभाजन। अब लोग देखते हैं धातु युग के हिसाब से विभाजन। इसमें से पहला है ताम्रकालीन युग, जो ताम्र युग कहा गया जिसे। इसके बाद में है कांस्यकालीन युग, जिसे कांस्य युग कहा गया। इसके बाद में है लौह युग। तांबे का प्रयोग अधिक होने के कारण इसे ताम्र युग कहा गया, और कांसे का उपयोग अधिक होने के कारण इसे कांस्य युग कहा गया, और लोहे का उपयोग अधिक होने के कारण इसे लौह युग कहा गया। ताम्र युग में कच्चे आवास थे, पक्के भी आवास थे, लेकिन कच्चे आवास की संख्या अधिक थी। कांस्य युग में पक्के आवास अधिकतम हो गए थे, जिसका उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी ईंटों का उदाहरण हम सबने देखा है, और इसका अध्ययन हम लोग आगे भी करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम लोग देखते हैं वैदिक काल में हम लोगों को पक्के घर अधिवास देखने को मिले हैं। इसलिए दोस्तों यह 3 भागों में विभाजित था: ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। ठीक है दोस्तों, ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। दोस्तों एक ये शैलाशय की परिभाषा दी हुई है। पत्थर के टुकड़ों से जो घर बनते हैं उन्हें शैलाश्रय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों यहाँ तक आपने देखा प्रागैतिहासिक काल के विभाजन को देखा। इसके बाद में दोस्तों हम लोग पुरापाषाण काल के बारे में कुछ प्रमुख चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें से पहला है पुरापाषाण काल के शब्द का, जिसे पैलियोलिथिक ग्रीक भाषा शब्द से लिया गया है। पैलिस का मतलब होता है प्राचीन, लिथिस का मतलब होता है पाषाण, प्राचीन पाषाण का मतलब ये है कि पुरापाषाण शब्द का जो अर्थ है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। उसके बाद में इसे आखेटक एवं संग्राहक का काल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इस समय का मनुष्य सिर्फ आखेट व खाद्य संग्रह करता था दोस्तों। इसके बाद में भारत में पुरापाषाणकालीन मनुष्य के शारीरिक अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि इसका कोई भी निवास स्थान नहीं था, जिस कारण सुरक्षित नहीं रह सके इसके फॉसिल्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मनुष्य का पूरा जीवन प्रकृति पर निर्भर था। आखेट मतलब शिकार से अपना भोजन प्राप्त करता था। ये भी एक पार्ट हो गया दोस्तों। इसके बाद में इस समय का जो मानव था वो अग्नि का ज्ञान तो रखता था, लेकिन अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ था। अग्नि को कैसे प्रयोग करना है यह वह नहीं जानता था, इसलिए, लेकिन वो जानता था कि आग होती है, आग भी किसी प्रकार की एक वस्तु है, इसलिए वो आग को जानता तो था, लेकिन उसके प्रयोग से वंचित था। इस समय के मनुष्य में निग्रिटो जाति के थे। निग्रिटो एक जाति होती है जो इस समय के मनुष्यों से काफ़ी मेल खाती है। इस युग को 3 प्रमुख भागों में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें से पहला है निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है दोस्तों, इस काल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है दोस्तों, जो निम्न पुरापाषाण काल है इसमें जो मानव था मूलतः क्वार्टराइज पत्थरों का प्रयोग करता था। इस काल को फिर से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें है
पहला है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। इसके उपकरण सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, पंजाब के सोहन नदी घाटी से प्राप्त होने के कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं, जिसका नाम है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। दूसरा है जो दोस्तों हैंडेक संस्कृति। हैंडेक संस्कृति, इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बादाम दुराई तथा अति रंपकम से प्राप्त किए गए। ये साधारण पत्थरों से कोर तथा फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए। इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोनों संस्कृतियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया हम लोगों ने। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्रथम एक्स प्राप्त किया था। हाथ की कुल्हाड़ी जिसे कहते हैं, वो प्राप्त किया था दोस्तों। इसका हम लोगों ने पढ़ा, रॉबर्ट फ्रूट ब्रूस को इसीलिए प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा गया। ठीक है दोस्तों, 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नर्मदा नदी घाटी में मानव कपाल खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ, जो भारत में प्राप्त मानव अवशेषों का प्राचीनतम साक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, जो प्राचीनतम साक्ष्य जो भारत में प्राप्त हुए वह 1982 में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त किए। दोस्तों, जगह हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी, हथनौरा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। हथनौरा स्थान से, मध्य प्रदेश के हथनौरा स्थान से 1982 में अरुण सोनकिया ने यह साक्ष्य प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों का स्थान जेप्सर चर्ट फ्लेट के पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। मतलब क्वार्टजाइट पत्थरों का जो स्थान था वह जेप्सर चर्ट फ्लेट के पत्थरों ने ले लिया था। और फलकों की अधिकता के कारण इस काल को हंसमुख धीरज लाल संकालिया ने इस फलक संस्कृति की संज्ञा दी। फलक एक प्रकार का औजार होता है जिसे पत्थर से तोड़कर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा मध्यपुरा पाषाण काल। इसके बाद में दोस्तों आता है उच्चपुरा पाषाण काल। इस युग के उपकरण ब्लेड होते थे। विश्वव्यापी संदर्भ में से दो विलक्षणताएं हैं। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो प्रमुख विलक्षणताएं हैं। नए चमक उद्योग की स्थापना, दूसरा है आधुनिक रूप के मानव होमोसेपियन का सर्वप्रथम उदय। जो आधुनिक मानव है वह उच्चपुरा पाषाण काल में उपस्थित हुआ है, इसलिए सबसे इसकी प्रमुख विलक्षणता ये है कि यह आधुनिक मानव इसी उच्चपुरा पाषाण काल में उपस्थित हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके प्रमुख कुछ भारत के प्रमुख भाग जहाँ पर पुरा पाषाण काल या पाषाण काल के कुछ स्थल प्राप्त हुए, कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, वो इस प्रकार हैं। जैसे पहला है दोस्तों पहलगाम, या कश्मीर में है। इसमें लिद्दर नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये भीमबेटका मानव प्रथम चित्रकारी का प्रमाण जो प्राप्त हुआ था वो भीमबेटका से प्राप्त हुआ था। और दोस्तों भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद में पोतवार पंजाब पाकिस्तान में है, जिसमें हस्त कुठार व काटने का औजार मिला। हस्त कुठार मतलब याद रखेंगे एक्स। ठीक है दोस्तों, हथनौरा मध्य प्रदेश हथनौरा नर्मदा नदी के निकट खोपड़ी जीवाश्म प्राप्त हुए, जो 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा उत्खनन में प्राप्त हुए। दोस्तों अभी इसका हम लोगों ने अभी अध्ययन किया था। भीमबेटका मध्य प्रदेश नर्मदा के निकट भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में सबसे पुराने शैलाश्रय निवास मानव निर्मित गुफाओं का घर मिला है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ मिला है? भीमबेटका। दोस्तों एक प्रमुख प्रश्न ये है कि अगर पूछा जाए कि सबसे पुरानी मानव चित्रकारी कहाँ प्राप्त हुई, तो वो भी दोस्तों भीमबेटका ही में प्राप्त हुई है। जो ये शैलाश्रय प्राप्त हुआ है, इसी में मानव द्वारा चित्रकारी भी की गई थी, जो है सबसे पुराना साक्ष्य चित्रकारी का। आदमगढ़ मध्य प्रदेश शिल्प उपकरण प्राप्त हुए हैं। शिल्प कला नहीं प्राप्त हुई है कोई, शिल्प बनाने वाले उपकरण प्राप्त हुए हैं।
लोहदा नाला उत्तर प्रदेश या बोलन नदी घाटी के विश्व के प्राचीनतम अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। दोस्तों, एक मात्र देवी की प्रतिमा हम लोगों को हड़प्पा से भी प्राप्त हुई है और ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राप्त हुई है, लेकिन उससे पहले अस्थि की मात्र देवी की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वो हम लोगों को लोहदा नाला उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम निर्मित अस्थि निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा है। इसके बाद में दोस्तों पल्लवरम मद्रास में सर्वप्रथम हैंड एक्स कुल्हाड़ी प्राप्त हुई, जो हमारे सर फ्रूट ब्रूस ने के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख पुरा पाषाणकालीन स्थल थे। दोस्तों, ये सारे स्थल पुरा पाषाणकालीन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है इनमें से कौन सा स्थल पुरा पाषाणकालीन नहीं है। तो दोस्तों, ये सारे स्थल पुरा पाषाणकालीन है। इसके अलावा अगर कोई स्थल आता है तो वो पुरा पाषाणकालीन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं। दोस्तों, हमारा पूरा पाषाण काल लगभग समाप्ति पर है। इसके बाद में हम लोग मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।